नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में ईपीएस पेंशनर्स के लिए जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसको भी दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईपीएस के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन चुनते हैं तो ईपीएस में आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा और इससे आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है उस पर क्या असर होगा, और साथ में ईपीएस में कंट्रीब्यूशन देने के बजाय अगर आप किसी एन्युइटी स्कीम में उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मिलने वाला रिटर्न है क्या वो ईपीएस पेंशन से ज्यादा बेहतर है या फिर ईपीएस पेंशन ज्यादा बेहतर है, और साथ में ईपीएस का ऑप्शन चुनना किन कर्मचारियों के लिए बेहतर है और किन कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है, और इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो सारे मुद्दे हैं तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस के तहत आप आपके लिए ज्यादा पेंशन का इंतजाम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, तो अभी हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की सीमा हाल तक 7,500 रुपए प्रति महीना की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक हवालिया फैसले के जरिए अब इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। अब आपकी पेंशन इस पर निर्भर करेगी कि आपकी आखिरी पेंशन योग्य सैलरी कितनी थी। तो जी हाँ दोस्तों, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर। इस रूलिंग से लेबर एक्टिविस्ट खुश है। भारतीय मजदूर संघ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सारा संदेह खत्म कर दिया। अब सभी लोगों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सकती है। मेरी तो राय यही है कि कर्मचारी फुल पेंशन का विकल्प। हालांकि कदम बढ़ाने से पहले आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह ज्यादा पेंशन आपकी ही जेब से आएगी। आगे यहाँ पर जो मौजूदा पेंशन है तो किस तरह से आपको मिलती है तो इसके बारे में बताया गया है। अभी आपकी पेंशन योग्य सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। आपका एम्प्लॉयर इस 12% रकम के बराबर अंशदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले एम्प्लॉयर के अंशदान का 8.33% हिस्सा या 1250 रुपए जो भी ज्यादा हो ईपीएस में जाता था और बाकी हिस्सा ईपीएफ में रहता था। अब अगर आप फुल पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपकी पेंशन योग्य सैलरी का पूरा 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाएगा। इस तरह ईपीएस में आपका अंशदान बढ़ जाएगा, लेकिन ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन उसी के अनुपात में कम भी हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर आगे बताया गया है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है। अगर आप 58 साल के हो और 35 साल की आपकी सर्विस के बाद रिटायर होने वाले हो और अगर आप फुल पेंशन चाहते हो तो आपको ईपीएफ में एम्प्लॉयर के अंशदान का पूरा 8.33% हिस्सा उस तारीख से ईपीएस में शिफ्ट करना होगा जब से आपने नौकरी शुरू की थी। इस तरह अगर आपकी सैलरी 7% सालाना दर से बढ़ी हो और अभी 90,000 रुपए हो तो पिछले 35 वर्षों के लिए अतिरिक्त अंशदान करीब 10.35 लाख रुपए होगा। इसमें ब्याज भी जोड़ा जाएगा। असल फर्क ब्याज से ही पड़ेगा। जब आप ब्याज जोड़ेंगे तो अतिरिक्त अंशदान करीब 35.15 लाख रुपए हो जाएगा। आपको यह पूरी रकम ईपीएफ से ईपीएस अकाउंट में शिफ्ट करनी होगी। ऐसा होने पर ही आप पूरी पेंशन यानी 45,000 रुपए प्रति महीने पाने के हकदार हो जाएंगे। आगे यहाँ पर बताया गया है, अगर आप भविष्य के लिए बचत पर अभी पैसा खर्च करने को तरहीज देते हो तो आपको फुल पेंशन का विकल्प जरूर चुनना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए ईपीएफ से पैसा ईपीएस में शिफ्ट करना बहुत जरूरी नहीं है। फिनसेप इंडिया की डायरेक्टर और उमंत्रा की को फाउंडर मृण अग्रवाल का कहना है, बेहतर यह होगा कि ईपीएफ में पैसा जमा होने दिया जाए और रिटायरमेंट के समय उसका निवेश किया जाए, क्योंकि उस वक्त कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे।
हालांकि रुपए पैसे के मामले में कुशल लोग भी हो सकता है कि उम्र बढ़ने पर निवेश के मामले में ठीक से संभाल न पाए, जबकि उसी समय उन्हें हर महीने न्यूनतम निश्चित रकम की जरूरत होगी। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अमोल जोशी ने कहा, जीवन अवधि बढ़ने के साथ हमें पहले से ज्यादा समय के लिए रेगुलर मंथली इनकम की जरूरत है। लिहाजा लोगों ने अगर ज्यादा ईपीएस कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुने तो बेहतर होगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, अगर आप ईपीएस में पैसा जमा करते रहने का विकल्प चुनते हैं तो हो सकता है कि आप इससे एन्युइटी खरीदें। हालांकि किसी बीमा कंपनी से खरीदी गई एन्युइटी से आपको कुछ कम पैसे मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप LIC जीवन अक्षय में 45.15 लाख रुपए लगाए तो आपको 32,054 रुपए की मंथली एन्युइटी मिलेगी। वही ईपीएस के तहत मंथली पेंशन 37,500 रुपए की होगी। ईपीएस पर लगता है टैक्स। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस के तहत जो आपको पेंशन मिलेगी तो वो जो है वो टैक्सेबल होगी। ईपीएस के तहत पेंशन पर एन्युइटी की तरह ही टैक्स लगता है, लिहाजा आपको रिटायरमेंट के बाद अपनी टैक्स देनदारी का आकलन करना होगा। अग्रवाल ने कहा, चूंकि पूरी पेंशन पर टैक्स देना होगा, लिहाजा ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना उन लोगों के लिए फायदेमंद शायद नहीं हो जो ऊंचे टैक्स ब्रेक में आते हैं। हालांकि निचले टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए यह कारगर है। डेब्ट फंड में निवेश करना और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का विकल्प चुनना ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए टैक्स देनदारी के लिहाज से सबसे अच्छा रास्ता है। अगर कोई लोअर टैक्स ब्रैकेट में आता हो तो भी उसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसे ज्यादा यील्ड वाले सेफ इंस्ट्रूमेंट का पूरा उपयोग करने के बाद ही अतिरिक्त रकम ईपीएस में डालनी चाहिए। आगे यहाँ पर जो सैलरी का ग्रोथ है तो उसके बारे में बताते हुए कहा गया है, कैलकुलेशन के लिए हमने 7% सालाना की सैलरी हाइक का अनुमान लगाया है। यह आपके लिए अलग हो सकती है और उसी हिसाब से ईपीएफ से ईपीएस में ट्रांसफर की जाने वाली रकम में भी फर्क पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी सैलरी करियर के ज्यादातर वक्त में कम रही है, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। जोशी ने बताया, सैलरी में अचानक बढ़ोतरी के कारण इन लोगों को काफी फायदा होगा और उन्हें अधिक पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है कि समय के साथ आपकी सैलरी में कैसी बढ़ोतरी हुई है, तो आप ईपीएफओ ऑफिस से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ईपीएफ से ईपीएस में कितना पैसा ट्रांसफर करना होगा। ईपीएफओ आपसी सैलरी ग्रोथ के आधार पर इस रकम की जानकारी देगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, क्या अधिक पेंशन देना संभव है? तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस का कॉर्पस काफी बड़ा है और उसे लेबर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह रिस्क फ्री है। अभी ईपीएस में अधिक रकम आ रही है और इससे निकलने वाली रकम कम है। 2015-16 में पेंशन फंड से कुल 32,307 करोड़ रुपए आए थे, जबकि इसमें 13,500 करोड़ रुपए निकले थे। इससे 17,762 करोड़ रुपए का सरप्लस हो गया। इससे 17,762 करोड़ रुपए का सरप्लस हो गया था। पेंशन फंड पर 2015-16 में 21,662 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम भी हुई थी और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज के युवा कामगारों की जब उम्र बढ़ेगी और ईपीएस के तहत पेंशन की रकम में कई गुना बढ़ोतरी होगी, तब स्थिति बिगड़ सकती है। एक्चुरियल वैल्यूएशन के मुताबिक मार्च 2009 में ईपीएस शॉर्टफॉल 61,608 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2015 तक कम होकर 5,027 करोड़ रुपए रह गया था। एक्सपर्ट को डर है कि अगर केरल हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया गया तो ईपीएस कॉफर फिर से डेफिसिट में जा सकता है। ईपीएफओ के पूर्व सदस्य बीपी पंत ने बताया, अभी ईपीएस के पास जितना फंड है वह आने वाले वर्षों में पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में मौजूदा हालत में अधिक पेंशन देने की कल्पना तक करना मुश्किल है। एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ कंपनियां एम्प्लॉयज के स्पेशल पे के एक हिस्से को बेसिक में जोड़ सकती है ताकि उनकी पेंशन योग्य सैलरी रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर बढ़ जाए। हालांकि इससे ईपीएस पर और दबाव बढ़ेगा। क्या ईपीएस भविष्य में भारी पेंशन का बोझ उठा पाएगा? इस पर एक्सपर्ट की राय बटी हुई है। कुछ लोग जहां इस मामले में एक्चुरियल वैल्यूएशन का हवाला देकर डिफिसिट की बात कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह सरकार की चिंता है। उपाध्याय ने बताया, एम्प्लॉयज को आखिर ईपीएस कॉर्पस पर मत्थापच्ची क्यों करनी चाहिए? इसे मैनेज करने का काम सरकार का है।
तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएस में आपको ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में जानकारी दी है। फ्यूचर में ईपीएस के तहत जो आपको पेंशन मिलने वाली है, तो इससे आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर आप किसी दूसरी स्कीम में पैसा लगाकर और आपको उतनी ही पेंशन के जैसी अमाउंट अगर मिलती है तो वो क्या आपके लिए बेटर है, तो इन्हीं सभी मुद्दों पर यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ में जो डिटेल आर्टिकल अभी हमने यहाँ पर जाना तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है वो आप इसको क्लिक करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात बताई गई है कि अगर आप जो ईपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उतना ही अगर आप किसी एन्युइटी स्कीम में लगाते हैं तो आपको जो मिलने वाली अमाउंट है वो लगभग आपको जो ईपीएस के तहत पेंशन मिलेगी तो उसके बराबर होगी। और यहाँ पर ईपीएस के तहत जो मिलने वाली पेंशन है तो वो टैक्सेबल होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आपको टैक्स के हिसाब से भी इसके बारे में सोचना होगा। और अगर यहाँ पे आप ईपीएस का विकल्प चुनते हैं तो आपको जो है वो आपकी पूरी सैलरी के हिसाब से जो है वो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन भी देना होगा, तभी आपको जो है वो फुल पेंशन का विकल्प मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इन डिटेल मुद्दों पर अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी उन्हें भी मिल सके। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।